तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक छोटे से ब्रेक के बाद तो वो हमारा जो ब्रेक था वो बहुत ही प्यारे प्यारे गाने और क्योंकि सर हमारे गैस्ट्रो सर्जन हैं और जब गैस्ट्रो सर्जन स्पेशलिस्ट हमारे साथ बैठे हों तो सवाल भी हमारा कुछ वैसा ही होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा सर से है। सर क्या आप रेडी हैं? यस आई एम रेडी। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा आपसे है कि गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी क्या है और ये चिकित्सा क्षेत्र किन बीमारियों से संबंधित है? सबसे पहले 5 सितंबर आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जी। हमारे लिए। जी सबसे पहले जो भी हमारी टीचर्स जो भी अध्यापक रह चुके हैं उन्हें मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी जो भी आज हम लोग हैं प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सभी लोगों का बहुत बहुत योगदान है, चाहे जी। वो हमारे पेशेंट्स हो, जी। चाहे टीचर्स हो, हमारे घर वाले और सभी लोग। तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज क्या है? बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज इज कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी बॉडी का सिस्टम हमारे खाने पीने से रिलेटेड है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है। इसकी शुरुआत मुंह से होती है। मुंह के बाद खाने की नली आती है जो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर के आसपास होती है। उसके बाद पेट की थैली आती है जहाँ पे खाना जाके 3 से 4 घंटे डाइजेस्ट होता है। जी। उसके बाद छोटी आंत का शुरुआत होती है, फिर छोटी आंत के बाद बड़ी आंत की शुरुआत होती है। ये खाना पूरा फॉलो करते हुआ इस ट्रैक के थ्रू जाता है। इसके साथ साथ जो इसको डाइजेस्ट करने के लिए सिस्टम जुड़ा हुआ होता है वो हेपेटोबिलियरी सिस्टम होता है। जी। हेपेटोबिलियरी सिस्टम में लीवर आ जाता है, आमाशय आ जाता है, पित्त की थैली आ जाती है, पित्त की नली आ जाती है। ये दोनों सिस्टम मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं और इसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज कहलाते हैं। जी, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लोगों में ये देखने को मिल जाता है कि एसिडिटी या फिर गैस्ट्रिक अल्सर जो है इसके बीच क्या अंतर है, ये हमें समझा दीजिए। एसिडिटी इज बेसिकली तेजाब का ज़्यादा बनना बॉडी में। जो भी हम खाना पीना लेते हैं वो खाने की नली के द्वारा पेट की थैली में जाता है जी। और खाना वहाँ 3 से 4 घंटे रुक के डाइजेस्ट होता है, जिसमें पेट से तेजाब निकल के खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है। जी। कुछ खाने पीने की वजह से या कुछ डेली रूटीन की वजह से तेजाब का ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जब तेजाब का ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है तो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। जी। जिसमें जो लोग हमारे पास कॉमन टर्म्स लेके आते हैं कि गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, छाती में जलन हो रही है, पेट के ऊपर हिस्से में जलन हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं एसिडिटी के होते हैं। जी। जब एसिडिटी थोड़े लंबे टाइम चल जाती है, ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं या फिर कंटिन्यूअस जो है खाना पीना सही से नहीं ले पाते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी धीरे धीरे छोटे छोटे अल्सर्स बनाना शुरू करता है। उसके बाद वो अल्सर्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो फिर वो गैस्ट्रिक अल्सर्स या डुडेनल अल्सर्स में बदल जाते हैं। जी। जिसके सिम्टम्स जो है थोड़े और चेंज हो जाते हैं। फिर सीवियर पेन होना, पेट में दर्द की मात्रा बढ़ जाती है। जी। तो ये फिर गैस्ट्रिक एसिडिटी इज द इनिशियल डिसीज। उसके बाद धीरे धीरे वो गैस्ट्रिक अल्सर्स में तब्दील हो जाते हैं। और इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? इससे बचने के कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है ना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नियमित व्यवहार करना, नियमित खाना खाना, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, जी। एक्सरसाइज करना, अवॉइड स्पाइसी मसालेदार चीज़ें कम लेना, मिर्च वाली चीज़ें कम लेना, बैलेंस डाइट लेना, नियमित व्यायाम करना, शराब सिगरेट इन सब चीज़ों से दूर रहना। जी। इसके साथ साथ यही लाइफस्टाइल के साथ साथ सर्टेन मेडिकेशंस आजकल अवेलेबल हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। तो इज लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर जिसके द्वारा हम इन चीज़ों का इलाज किया जा सकता है। जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है और सेकंड है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, ये डिजीज ये क्या है, इसके बीच में क्या फर्क है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इरिटेबल जी। मतलब बाउल मीन्स आंत। जी। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा कि आंतें हमारी इरिटेट हो रही है। जी। जैसे हाइपरटेंशन हम दिमाग के लिए कहते हैं कि दिमाग का बीपी बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, उसकी मेडिकेशन चल रही है, वैसे ही अगर हम सिंपल टर्म से बात करें तो पेट के बीपी को हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कह देते हैं। जी। सर्टेन कुछ खान पान की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से हमारी आंतें कभी कभार इरिटेट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। जब वो इरिटेट हो जाती है तो मोशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर कभी कभार कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी। तो उसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। रही दूसरी जगह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये बिल्कुल एकदम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से अलग है, जिसमें बड़ी आंत में अक्सर जो है छाले पड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जख्म हो जाते हैं। जी। तो उसकी प्रेजेंटेशन जो होता है कई सारे फैक्टर्स होते हैं। कभी कभार वो चीज़ जन्मजात होती है या कभी कभार वो चीज़ ऑटोइम्यून होती है जिसमें हमारी बॉडी अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन उसमें डिफरेंट होती है अपार्ट फ्रॉम, मतलब ऐसा नहीं है कि दर्द ही हो रहा है, ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेटिन के रास्ते से खून आना या पेट में सीवियर दर्द होना, बुखार आना। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के होते हैं। जी।
तो इसके इलाज के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी फैटी लिवर की जो समस्या है वो क्या है? आजकल फैटी लीवर का बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज इंसिडेंस वो हुआ है उसका। आप देखेंगे 40-30 ईयर्स में भी, 40 ईयर्स में भी लोग आते हैं कंप्लेन लेके कि डॉक्टर साहब फैटी लीवर हो रहा है जी। और लीवर की जांचें लेके आते हैं, उसमें भी इंजाइम्स बढ़े हुए होते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है। जहाँ तक है ये आजकल जो है बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल जो चेंजेस हुए हैं, एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फैटी फूड्स लेना, या फिर बहुत जी। ज़्यादा एसिडेंटरी लाइफ स्टाइल से, या अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेना, स्मोकिंग करना, या फिर नियमित व्यायाम नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो फैटी लीवर को कंट्रीब्यूट करती हैं। जी, तो बेसिकली हमारे खान पान से ये जुड़ी हुई जी है। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। ओवरवेट होना, ये सब चीज़ें हैं, ओबिसिटी होना, ये सारी चीज़ें जो है फैटी लीवर को कंट्रीब्यूट करती हैं। जी सर, हेपेटाइटिस के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी खतरनाक बीमारी है। हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण से लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों ही जो है वायरस से रिलेटेड डिसीज होता है। हेपेटाइटिस मतलब हो गया लीवर का इन्फेक्शन। तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन लीवर में हो रहा है, चाहे वो वायरस से हो या फिर और किसी वजह से हो, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। जब हम नाम के आगे हेपेटाइटिस बी और सी लगा देते हैं तो उसका मतलब हेपेटाइटिस जो हो रहा है हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस से हो रहा है, जिसे कॉमन टर्म्स हम कहते हैं काला पीलिया। जी। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टेजेस पर डिपेंड करता है। अर्ली स्टेजेस में जो है मेडिकेशन के द्वारा इसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो 90 to 95% लोगों में रिकवर कर जाता है एक्यूट फेस में, जबकि हेपेटाइटिस सी थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है। और अगर ये दोनों चीज़ें ट्रीट ना की जाएँ टाइम के साथ साथ, तो वायरस का इफेक्ट लीवर पे इतने ज़्यादा हो जाता है कि लीवर सिकुड़ना चालू हो जाता है और काम करना थोड़ा कम कर देता है, जिसे हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं लीवर सिरोसिस और लीवर फेल्योर। जी। तो अगर टाइमली इसे ट्रीट ना किया जा सके तो फिर तो इसका परिणाम उपचार अच्छे क्या है? नहीं होते हैं। इसके उपचार है स्टेजेस पे डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज